सवाल के जवाब लेते हैं। नंबर 1, 2, 3 तो हमने देख लिए। ऐसी मान्यता है कि एनिमा अवैज्ञानिक एवं अप्राकृतिक है और उसकी गलत आदत पड़ सकती है। इसे लेकर आपका क्या कहना है? ये भी तो अच्छा सवाल है। तो आई डू एग्री, मैं भी इससे सम्मत हूं कि एनिमा अप्राकृतिक है। अवैज्ञानिक तो वैज्ञानिक लोग जाने, लेकिन अप्राकृतिक है ये तो मैं कह सकता हूं, मैं मानता भी हूं, क्योंकि ये भगवान ने नहीं दिया, भगवान ने नहीं बनाया, हमने बनाया। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, इंसान का अलावा कोई इसका उपयोग नहीं करता एनिमा संजीवनी का। तो अवश्य अप्राकृतिक है और इसकी गलत आदत पड़ सकती है, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेड, यूनिवर्सली एक्सपेरिमेंटेड एंड प्रूवन है कि इससे कोई आदत नहीं पड़ती। कई सारे साधक हैं, एनडीएस फॉलोअर्स हैं, जो कई सालों से लगातार ले रहे हैं, उनको आदत नहीं पड़ी, उनका खुद का अनुभव वो बताते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी आज हैं, हाँ, केवल आयुर्वेदिक नहीं, एलोपैथिक भी, जो लंबे समय से ये एनिमा प्रयोग, संजीवनी क्रिया कर रहे हैं और उनको आदत नहीं पड़ी। और जब उनको हम पूछते हैं कि इतने लंबे समय तक क्यों आप लेते हैं, आदत पड़ जाएगी, तो कहते हैं कि सबसे बुरी आदत तो हमें पड़ गई है और वो है खाने की। हाँ, गलत खाना खाने की, दाल चावल रोटी पूरी पराठे पिज़्ज़ा बर्गर मंचूरियन, ये सारी चीज़ें जब एक गलत खाते हैं, वो अप्राकृतिक ही खाते हैं, वो कौन सा प्राकृतिक है? वो कोई प्राकृतिक भोजन नहीं है। प्राकृतिक है जो हनुमान जी ने खाया, जो भगवान राम ने खाया, जो ऋषि मुनियों तपस्वियों ने खाया, जो प्रकृति देती है इंसान के लिए, वो प्राकृतिक है। वो तो हम खाते नहीं, हम सब कुछ अप्राकृतिक खाते हैं, आग पे चढ़ा के खाते हैं, दूध से बनी चीज़ें खाते हैं, मांस मच्छी अंडे खाते हैं, सारी चीज़ें अप्राकृतिक है। वहाँ तो हम सोचते नहीं कि अप्राकृतिक है, हम क्यों खाएं। लेकिन एनिमा के बारे में ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को ऐसे सवाल उठते हैं। तो जब अप्राकृतिक क्रिया करते हैं तो अप्राकृतिक तरीके से इसको निकालना भी पड़ेगा। जैसे एक कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। तो ये अप्राकृतिक गंदगी जो हमने शरीर में डाली है, तो ये अप्राकृतिक तरीके से संजीवनी क्रिया करके निकालना जरूरी है। और जब तक हम अप्राकृतिक खाएंगे, जिसकी आदत पड़ गई है, तब तक ये संजीवनी क्रिया भी करनी पड़ेगी। जब हम प्राकृतिक आहार खाने लगेंगे तो बाद में संजीवनी क्रिया की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एनिमा लांबो समय लेवाथी आंतरडाने नुकसान थई शके के केम? सवाल है, गुजराती में हिंदी कर देता हूं। संजीवनी क्रिया एनिमा लंबे समय तक करने से बड़ी आंत को कोई नुकसान हो सकता है क्या?
जी नहीं। मैंने अभी बताया बहुत सारे लोग कई सालों से ले रहे हैं, किसी को कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। हमने तो नहीं लिया, हमने तो जब ज़रूरत थी तब तक लिया था, लेकिन लोगों का अनुभव है। और वैसे भी हम देखते हैं कि इसमें तो सादा पानी है, ना कोई केमिकल है, ना कोई दवाइयाँ हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सादा पानी है, जैसे हम ये फ्लोरिंग की सफाई सादे पानी से करते हैं, तो इससे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। यदि एसिड डालते हैं डेली तो हो सकता है कि इसे नुकसान करे, या तो सादा पानी है, सफाई है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, ऐसा लोगों का खुद का अनुभव है। આંતરડીની સફાઈ થઈ ગઈ કે નહીં તે કેવી રીતે ખબર પડે, वो तो अपने आप मालूम हो जाएगा। हाँ, जो भी समस्याएं थी वो आपकी कम होने लगेगी, और आप खुद की आंखों से भी देख सकेंगे कि जो गंदा पानी निकलता था, गंदगी निकलती थी, बाद में गंदा पानी निकलता था, अब शुद्ध पानी निकल रहा है। दूसरा कि किसी किसी को डे 1 पहले दिन से ही लगेगा कि मेरी आंत में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वैसा ही पानी निकल जाता है, तो ये गलत फहमी है, भ्रांति है। क्योंकि हमारी आंत में ऐसा चिपक गया है, हाँ, डामर टार जैसा या तो सीमेंट जैसा सीमेंटिंग प्लास्टरिंग हो गया है कि जो पानी इसको भिगो नहीं सकता, इसलिए भी वैसा ही पानी निकल जाएगा। तो इसको लेते रहना है, इसलिए हम बताते हैं कम से कम 3 महीने तक प्रयोग करके देखना है, बाकी आपको खुद को पता चल जाएगा। એનીમાં નાના બાળકોને આપી શકાય ને આપી શકાય તો કેટલી વખત ને કઈ રીતે? सवाल है, एनीमा छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं क्या, और यदि हाँ तो कितने बार और कब तक और कैसे? कई रीते, कैसे, हाउ? तो एनीमा आवश्यकता पड़ने से डे 1 से दे सकते हैं, यानी कि नवजात शिशु को भी जरूरत पड़ने से एनीमा दे सकते हैं, लेकिन इसकी बड़ी आंत बहुत छोटी है, तो बहुत कम पानी से देना है। हमने छोटे छोटे बच्चे को जब जब जरूरत पड़ी प्रयोग किया है, फायदा हुआ है। सूरत का मैं आपको अनुभव सुनाऊं, हाँ, यहाँ का, सूरत का। हमारे गांव के एक परिवार है, यहाँ रहते हैं सूरत में, कतार गांव। उनका छोटा बच्चा, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, मान लो 3 महीने का था, कुछ ऐसी परेशानियां होने लगी, मालूम नहीं पड़ता था इसको क्या हो रहा है, रोते रहता था, बहुत पीड़ा दर्द होती महसूस होती थी। डॉक्टरों को बताया तो एक्सरे निकालकर जो भी उनको कॉलन ये कहते हैं, जो भी वो करते हैं, ये सारे रिपोर्ट निकाल के उन्होंने बताया कि इसको 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, एक के बाद एक, ऐसे 3 ऑपरेशन
छोटा बच्चा, माँ बाप घबरा गए, बहुत सारे डॉक्टरों को बताया। मान लो जो भी एक्सपर्ट है, सभी एक्सपर्ट को बताया सूरत में, सभी ने एक ही बात बताई, वो उनको मंजूर नहीं था कि इतने छोटे बच्चे को 3-3 ऑपरेशन करवाएंगे तो उनका जीवन कैसे बीतेगा, सर्वाइवल कैसे होगा। तो राजी नहीं थे, लेकिन करे तो क्या करे। वो चले गए बड़ौदा, वहाँ जो फेमस डॉक्टर्स थे, एक्सपर्ट डॉक्टर्स, इन सभी को दिखाया। सभी का जवाब एक ही था। अब वो पहुंच गए अहमदाबाद, वहीं भी बहुत सारे डॉक्टरों को बताया, सभी का जवाब वही रहा। अब वो घबरा गए कि अब क्या करें। और एक डॉक्टर ने तो वहां तक बता दिया कि आप समय मत गंवाओ, कुछ भी हो सकता है। देखो बच्चा, बेटा उनका, एक ही बेटा था, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि कुछ भी हो सकता है, इसमें समझ जाते हैं हम। तो और घबरा गए। उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया। उस वक्त मैं बड़ौदा जीईबी में, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर था। मैंने बताया घबराओ नहीं, आप यहाँ आ जाओ। वो आ गए। उनको हमने और कुछ नहीं किया। मेरी पत्नी को मैंने बताया इसको एनिमा दे दो, और साथ में ये बच्चे की मम्मी को साथ में रख के दो और उसको सिखा दो, बता दो, दिखा दो कि इस तरह से एनिमा देना है। जैसे ही एनिमा दिया, जो रोता हुआ बच्चा शांत हो गया और उसको नींद आ गई, एक ही प्रयोग में, एक ही प्रयास में। बाकी कितनी दवाई दी थी, दवाई तो चालू ही थी, और सर्जरी करवाने के लिए दबाव डालते थे। अब उनको भी पता चल गया। हमने बताया और कुछ नहीं करना है, आपको ये दिन में 3 बार करते रहना, समझा दिया था। और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना है, अपनी माँ के दूध के अलावा। और इसमें भी अपनी माँ का जो दूध है वो भी शुद्ध होना चाहिए, यानी कि माँ का भोजन बदलना है। बच्चे का तो भोजन नहीं बदल सकते इतनी कम उम्र में, तो माँ का भोजन बदलना है। और ये हमने बता दिया, सही आहार, डिजाइन फूड लेना है। वो उन्होंने किया। तो आज जो ये मैं बात कर रहा हूँ, 2000 के करीब की बात है, आज 23 साल हो गए। आज वो लड़का यूके में, लेस्टर में पढ़ रहा है। हाँ, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई दवाइयाँ, और जहाँ भी वो जाता है हर किसी को अपना अनुभव भी सुनाता है। तो कोई भी उम्र में दे सकते हैं, लेकिन मात्रा ख्याल रखना है। जितनी बढ़िया की साइज है हमारे लिए, जो पुख्त है, 22-25 साल के हो गए, उनके लिए 1 लीटर 2 लीटर बराबर है। लेकिन जितने वो छोटे हैं तो पानी कम देना है, बार बार दे सकते हैं, लेकिन एक साथ ज़्यादा पानी नहीं चढ़ाना।
આપણે એનીમાં દરરોજ લઈ શકાય કે અમુક સમય પછી છોડી દેવું જોઈએ, તો ક્યારે છોડવું તે કઈ રીતે ખબર પડે? देखो एनिमा जो अभी हमने डिस्कस किया अप्राकृतिक है, तो इसको परमानेंटली नहीं करना है। जब तक आवश्यकता है तब तक ही इसका प्रयोग करना है, और आवश्यकता कब तक है वो हमें खुद को पता चल जाएगा, हमारे सारे रोग हट जाए। दस्त हमें शुद्ध आना लगे, शुद्ध कैसे कहेंगे? मान लो पपीता खाया तो मल में ऐसा लगे कि पपीता ही निकल रहा है, जो खाया वो ही। हाँ, इसमें गंध भी ऐसी आएगी, कोई दुर्गंध नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी, रंग भी ऐसा रहेगा। हाँ, केवल इसमें से जो रस है, सत्व है, वो शरीर चूस लेता है। बाकी फिजिकल जो दिखता है वो पपीता ही दिखेगा। तब हमें पता चल जाएगा कि अब एनिमा की ज़रूरत नहीं है। तब धीरे 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 इसको छोड़ देना है। धीरे धीरे यानी पानी थोड़ा थोड़ा कम करते जाए, अल्टरनेट डे ले, 2 दिन छोड़ के ले, इस तरह से छोड़ देना है। और बाद में कभी कभार हमसे गलती भी हो गई, या तो एनडीएस फॉलो करते हैं, रात को खाना खा भी लेते हैं, गलत आहार पकाया हुआ है सब कुछ, शादी ब्याह में जाते हैं, तो उस वक्त हमें पता चल जाएगा, सर भारी लगेगा, पेट भारी लगेगा, तो ले लेना। हाँ, वो हम खुद के डॉक्टर और खुद के गाइड बन जाएंगे। જેવી રીતે એનીમાંથી મોટું આંતરડું સાફ થઈ શકે છે, એવી રીતે સ્ત્રીઓનું ગર્ભાશય પણ સાફ થઈ શકે ખરા? देखो ऐसा प्रयोग तो हमने नहीं किया है। सवाल है, जिस तरह से एनिमा करने से बड़ी आंत की सफाई होती है, उसी तरह स्त्रियों का जो गर्भाशय है ये भी साफ हो सकता है क्या? ये सवाल है। तो ऐसा प्रयोग तो आज तक हमने नहीं किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि हो सकता है। हाँ, करेंगे तब पता चलेगा। इससे कोई नुकसान नहीं है, सादा पानी है, हो सकता है। उसी तरह यूरेटर जो कहते हैं, पेशाब की जो बैग है ना, कभी कभार हमने इस पे प्रयोग किया है, बहुत कम केसेस में, 2-3, ये भी फायदेमंद रहा है। तो ये सादा पानी से सफाई है और कुछ नहीं है, इससे कोई नुकसान दिखाई नहीं देता है। फिर भी ये हम कब कह सकेंगे कि जब यूनिवर्सली एक्सपेरिमेंटेड हो, करोड़ों लोगों ने प्रयोग कर लिया, तब हम कह सकते हैं कि दिस इज द अल्टीमेट साइंस। हाँ, जब तक ये प्रयोग नहीं करते तब तक हम हमारा अनुमान, हमारी मान्यता, हमारी बिलीफ आपके सामने रख सकते हैं। रसाहार पर રહેવાથી बीपी लो થઈ જાય છે। हाँ, हार्टना धबकारा वधी जाए छे। में भी हो सकता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई ऐसा एडवर्स है, ऐसी गंदगी है शरीर में, तो हो सकता है। तो केवल रसाहार पे नहीं रहना, हाँ, मध्यम रास्ता अपनाना। रसाहार भी करो और दलदार फल सलाद भी खाओ। धीरे 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 जैसे वो एडजस्ट होता जाएगा शरीर, तो बाद में आप रसाहार पे भी रह सकेंगे और निराहार भी रह सकेंगे। रोग प्रमाणे काचू खावामां शुं ध्यान देवानुं? काचू लेवानी जे वस्तुओं छे तेमां रोज
चेंज करवाना, ऐसा कुछ नहीं है। रोग से कोई लेना देना नहीं है खाने को। हमने बताया गलत खाना खाएंगे गंदगी बनेगी, गंदगी बनती है तो रोग होंगे। मान लो गलत खाना खा लिया और इसको कैसे भी निकाल दिया। हाँ, खाना खा लिया, शादी ब्याह में गए, बहुत स्वादिष्ट लगा, हमें पसंद है ऐसा लगा, खाना खा लिया, डट कर खा लिया, तो अब इसको क्या करें? बाद में उल्टी करके निकाल दो, संतोष तो हो गया खाने का। यदि पड़ा रहता है तो सड़ता है और तो रोग उत्पन्न करते हैं। या तो एनिमा करके निकाल दो, कैसे भी इसको निकाल दो तो नुकसान नहीं करेगा। जैसे किसी को सर्पदंश होता है तो इसको कोई भी तरीके से उल्टी करवाते हैं, दस्त करवाते हैं और इसके जरिए, इसके माध्यम से वो जहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो हमने खाया वो जहर ही है, स्लो पॉइजन है। तो इसको यदि निकाल देते हैं तो कोई नुकसान नहीं करेगा। तो रोग के हिसाब से कोई नहीं, रोग तब होगा जब वो पड़ा रहेगा और सड़ेगा, अदरवाइज रोग होने के चांसेस नहीं है। और भोजन के जो 3 प्रकार हमने अभी देखे, वही भोजन को और तरीके से भी हम देख सकते हैं, रोग के हिसाब से नहीं, लेकिन जो हम कहते हैं बैलेंस डाइट, समतोल आहार। समतोल आहार हमारे विज्ञान ने हमें दिया है। इसमें बताया है अनाज, दालें, मांस, मच्छी, अंडे, दूध से बनी चीज़ें और सभी को आग पे चढ़ाकर खाने का कहा गया है। वो हम करते आए और आज ये स्थिति है सारी दुनिया की। अब हमने देख लिया ये गलत आहार था, इसका ये परिणाम सारी दुनिया भुगत रही है। अब हमें पता चल गया कि सही आहार प्लांट बेस्ड फूड है, जैसा प्रकृति ने दिया वैसा वही भूमि में खाना है, तरोताज़ा खाना है। तो ऐसा जब हम खाते हैं तो इसमें भी अब बैलेंस डाइट कैसे समझें? देखो ये कहीं भी नहीं दिया गया, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है और अपना निजी ख्याल है, मंतव्य है, ओपिनियन है। तो मैं मानता हूं कि जो भी भोजन भगवान ने इंसान के लिए दिया वो पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे में पत्तियां हैं, फूल है, फल है, मूल है, कंद है। तो इसका प्रमाण, हाँ, इसका प्रमाण यानी वो क्वांटिटेटिवली, यानी कि मात्रा, कितनी मात्रा में ये लिया जाए, कम मात्रा में क्या, ज़्यादा मात्रा में क्या, ये बैलेंस डाइट के हिसाब से मैं ऐसा मानता हूं कि जो कंद है वो कम से कम रस वाला है। रस है लेकिन कम है, तो एक कंद की मात्रा कम से कम ली जाए। और बाद में मूल है, इसमें रस की मात्रा और ज़्यादा है, तो कंद से ज़्यादा मूल लिया जाए। बाद में आते हैं फूल, लेकिन फूल तो हमने खाने की आदत नहीं डाली है, मैं भी नहीं खाता हूँ, इसलिए फूल के बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक हमारा भोजन है, इसकी मात्रा कंद, मूल के बाद आती है और इसके बाद जो लगते हैं वो है फल। फूल
के बाद लगते हैं वो फल, चाहे आम हो, चाहे केले हो, चाहे चीकू हो, चाहे सेब हो, चाहे मिर्च हो, चाहे लौकी हो, चाहे खीरा हो। यानी कि मेरा कहना ये है कि फूल के बाद जो लगते हैं सारे फल है, ये फलों को भी हमने बांट दिया। जैसे इंसान को हमने बांट दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसी तरह ये फलों को हमने सलाद, सब्जी, फल इत्यादि में बांट दिए। इसमें भी ये खट्टे फल, ये मीठे फल, ये बंटवारा हमने किया। बाकी फूल के बाद जितने भी है फल है, तो अब फल इसमें भी गुद्देदार, जिसमें रस की मात्रा कम है, वो इसके बाद में क्रम में आता है मात्रा में। इससे ज़्यादा खा सकते हैं रसयुक्त ऐसे सारे फल। अब जब हम फल कहें तब सलाद, सब्जी, खट्टे मीठे फल सब कुछ आ जाते हैं। इसके बाद जो है वो है पत्तियां। तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे भोजन में हरी पत्तियों को समाविष्ट करें तो इसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं। देखो, फिर से स्पष्टता कर दूं, कहीं भी लिखा नहीं गया है, और लिखा है तो मैंने पढ़ा नहीं, ये मेरी अपनी सोच है, अपना ऑब्जर्वेशन है। और इस हिसाब से मैं मानता हूं कि समतोल आहार, बैलेंस डाइट, जिसमें पत्तियों की मात्रा सबसे ज़्यादा हो, चाहे जूस बना के ले, चाहे चटनी बना के ले, चाहे डायरेक्ट खाए, कैसे भी, लेकिन आग पे नहीं चढ़ाना। इसके बाद में रसयुक्त फल, फिर से स्पष्टता करता हूं, जब फल कहता हूं तब सलाद, सब्जी, खट्टे मीठे फल, ये सब कुछ इसमें समाविष्ट है। इसके बाद में फूल, इसके बाद में मूल, और सबसे कम मात्रा में कंद। इस मात्रा में यदि हमारा भोजन, हमारी डिश बनेगी खाने की, तो इसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं। रोग से कोई लेना देना नहीं, हाँ।